बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की वजह से कुछ हालात ठीक नहीं जा रहे और आलमोस्ट पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, पब्लिक इदारे हो गए, प्राइवेट इदारे हो गए, सब बंद हैं। तो हमारे इदारा हसन स्कॉलर पब्लिक स्कूल ने ये फैसला किया है कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दें। ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मुख्तलिफ स्कूल मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपना कर अपने बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं, स्टडी करवा रहे हैं। तो हमारी ये काविश इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो बगैर किसी ताख़ीर के हम ये शुरू करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेटा जी 10th क्लास की बायोलॉजी के पहले चैप्टर का लेक्चर है। जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, हमारे चैप्टर का नाम है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज, जिसको उर्दू में कहते हैं गैसों का तबादला। अब ये गैसों का तबादला क्या होता है, इस चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया है, इस चैप्टर में हम क्या कुछ सीख सकेंगे, तो उसके लिए हमें देखना होगा इसके की पॉइंट्स की जानिब। गैस एक्सचेंज के हवाले से जो की पॉइंट्स हमारे जहन में आते हैं वो ये आते हैं। सबसे पहला की पॉइंट हमारे जहन में आता है बेटा कि व्हाट इज गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज क्या है, गैसों का तबादला क्या होता है। दूसरे नंबर पर जो जहन में आती है हमारे बात वो ये है बेटा जी कि वेयर इट इज अकर विद रेफरेंस ऑफ लाइफ। अगर हम जिंदगी की बात करें तो जिंदगी में गैसों का तबादला कहां होता है या जिंदगी में इसका क्या रोल है। उसके बाद जो तीसरा एक अहम पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए गैसों के तबादले के हवाले से, गैस एक्सचेंज के हवाले से, वो है जी व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर लाइफ। ये जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। हम क्यों कहते हैं कि जिंदगी में गैसों का तबादला होना चाहिए या ये कंपल्सरी है, हो रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है जी कि हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि गैसों का तबादला कितना अहम है। फिर जो है जी हमारे पास इसमें एक और अहम चीज आएगी, वो ये है कि गैसों के तबादले के अंदर डिफरेंट टाइप की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गई, ब्रीदिंग हो गई, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गई। तो इस हवाले से हमारे पास जो अगली बात होगी इंपॉर्टेंट वो होगी कि इस गैस एक्सचेंज के हवाले से एक टर्म है ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग, सांस लेने का जो अमल आम जबान में कहा जाता है, जिसे अमल तनफ्फुस भी आप सुन रखा है आपने, उस हवाले से। नेक्स्ट जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो ये करेंगे कि एक्चुअल इस गैस एक्सचेंज के अंदर इस्तेमाल होने वाली दो टर्म्स, एक का नाम है क्या जी रेस्पिरेशन, दूसरी का नाम ब्रीदिंग। इनके दरमियान बुनियादी फर्क क्या है, हम किस तरह से इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करेंगे कि हाँ जी ब्रीदिंग में ये चीज होती है, रेस्पिरेशन में ये चीज होती है, तो वो भी इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है जी जनाब कि जो पौधे हैं, क्योंकि वो भी आपको पता है कि हमारी तरह जानदार है, बेशक उनका लाइफस्टाइल हमसे थोड़ा डिफरेंट है, बेशक वो मूव नहीं कर सकते, वो हमारी तरह लोकोमोशन में नहीं है, मगर वो जानदार हैं क्योंकि वो भी सेल्स के बने हुए हैं, उनके अंदर भी जिंदगी है। तो प्लांट्स के अंदर भी गैसों का तबादला होता है, तो वो किस तरह से होता है, उनका क्या मैकेनिज्म है, वो भी हमें इस चैप्टर में जानने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हमने क्या जानना है इस चैप्टर में, हमें जानने की कोशिश करनी है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम जो ह्यूमंस हैं हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, हायर लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है जी, जो बिल्कुल हर तरह के ऑर्गन से, ऑर्गन सिस्टम से, मैकेनिज्म से इक्विप्ड हैं। तो हमारे अंदर गैसों के तबादले का क्या तरीकाकार है, किस तरह से गैसें हमारे अंदर जाती हैं, किस तरह से हमारे जिस्म के बाहर जाती हैं, इनका क्या रोल है, तो ये भी इस चैप्टर में हमें जानने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या है जानने को, इस चैप्टर में हमारे पास जानने को मिलेगा कि ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, याद रखिएगा रेस्पिरेटरी सॉरी मैं गलत बोल गया लफ्ज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होती हैं जिनका ताल्लुक हमारे सांस लेने के निजाम से होता है। वो निजाम जिसके तहत सांस को अंदर ले जाया जाता है और बाहर निकाला जाता है, अगर उस निजाम में कहीं कुछ गलत हो जाए, कुछ खराबी पैदा हो जाए, उसमें कहीं गड़बड़ आ जाए, उसमें कोई नुक्स आ जाए, उसमें कोई बीमारी पैदा हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इस पे मजीद तफसीलात आपके साथ डिस्कस की जाएंगी हमारे अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। उसके बाद जी मेरे पास जो आखिरी पॉइंट है मेरे हिसाब से इस चैप्टर में, वो है जी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, तंबाकू नोशी के बुरे असरात। अब सवाल ये है कि हमारे की पॉइंट्स में जो लास्ट पॉइंट है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, जो कि लिखा गया है गैस एक्सचेंज में,
तो आपकी ऑब्जर्वेशन में होगा कि आपने देखा होगा हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बड़ों में, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। आपने देखा होगा वो जो एक सिगरेट होता है जिसे वो अपने मुंह में लेकर सांस अंदर खींचते हैं तो उसका धुआं उनके अंदर जाता है। तो आपको पता है धुएं में भी तो गैसें होती हैं। अब वो गैसें खतरनाक होती हैं, कितनी खतरनाक होती हैं, उनके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारी बॉडी पे, वो भी हमें जानने का मौका मिलेगा गैस एक्सचेंज पे। चलें जी, अब हमारा जो आज का एक्चुअल लेक्चर है ना वो इंट्रोडक्शन पे है कि गैसों के तबादले का हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे जनरली कि ये है क्या चीज। हम इंशाल्लाह फिर टॉपिक वाइज आगे बढ़ते जाएंगे अपने अगले टॉपिक्स की जानिब, और मैं आपको जितने भी की पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं ये मैं आपको फर्दर बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि गैसियस एक्सचेंज को जनरली हम किस तरह डिफाइन करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं गैसों के तबादले के हवाले से। बैकग्राउंड ये है बेटा कि आप सब जानते हैं 9th क्लास में आपको पहले चैप्टर के अंदर बताया गया था कि इस दुनिया में पाए जाने वाले 92 नेचुरल एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बायो एलिमेंट्स का नाम दिया गया था। कितने थे जनाब? वो थे जी 16 एलिमेंट्स। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 16 बायो एलिमेंट्स, जिन्हें क्या कहा गया था जी जनाब? जिन्हें कहा गया था बायो एलिमेंट्स। आपको याद है 9th क्लास के पहले ही चैप्टर में आपने उनको पढ़ा था, ठीक है जी। इनमें इन 16 बायो एलिमेंट्स में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है जी, आयोडीन, डिफरेंट टाइप के बहुत से हैं ऐसे। लेकिन इन 16 में से 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको फंडामेंटल ऑफ लाइफ कहा गया है। उसमें एक है जी ऑक्सीजन, एक है जी नाइट्रोजन, और एक है जी क्या? कार्बन। बाकी भी हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का रोल है और किसी का रोल नहीं है। 16 के 16 एलिमेंट्स का रोल है, बट हम जिनका अमल दखल अपनी जिंदगी में ज्यादा देखते हैं वो एक ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, हाइड्रोजन भी है वैसे तो, और भी ढेर सारे हैं, बट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं। अब इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा मजीद फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो आपको याद होगा हमें बताया गया था कि इस दुनिया में जितने भी जानवर पाए जाते हैं वो सब के सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। किससे बने हुए जी? सेल से। सेल क्या है जी? आप बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आपको पता है छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं सेल के बारे में, उर्दू में जिसे खुलिया कहते हैं। सेल क्या है जी? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? बताया गया था हमें 7वें चैप्टर में, सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। अब एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है CH बॉन्ड के टूटने पर। कौन से बॉन्ड के टूटने पर? CH। अब आप सवाल करेंगे सर जी ये CH बॉन्ड कहां से आ गया? तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया गया, जब पौधे फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल जिसमें पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो उस दौरान वो बनाते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट होता है CH बॉन्ड। जब ये तोड़ा जाता है तो हमें मिलती है एनर्जी। अब इसको तोड़ने के लिए आपको पता है एक मशहूर जमाना रिएक्शंस हैं जिन्हें आप क्या कहते हो? रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस कौन से हैं जी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो कि अकर होते हैं कौन सी रेस्पिरेशन में? एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको याद होगा 7वें चैप्टर के अंदर 9th क्लास में आपको बताया गया था कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप का नाम था एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी टाइप का नाम था एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान CH बॉन्ड को तोड़कर एनर्जी हासिल की जाती है। अब यहां पर ट्विस्ट ये है कि इस दौरान कुछ गैसें हैं जिनका तबादला बहुत जरूरी है। उनमें से पहली गैस का नाम है ऑक्सीजन और दूसरी गैस का नाम है कार्बन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं डिफाइन इसकी बताऊंगा आपको। डेफिनेशन ऑफ गैस एक्सचेंज: टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक जनरल डेफिनेशन है। क्या मतलब? अगर ऑक्सीजन ली जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, खारिज की जाती है, रिलीज की जाती है सॉरी, तो इस टर्म को हम नाम देंगे गैसियस एक्सचेंज।
क्या नाम देंगे? गैसियस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। ठीक हो गया जी, ये हो गया गैस एक्सचेंज में क्या होता है जी, ऑक्सीजन दी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है, मगर याद रखिएगा ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये एक जनरल डेफिनेशन है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हर एक पौधे या जानवर या जो भी जीरू है उसमें ऑक्सीजन ली ही जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड दी ही जाएगी। बाज जानदार ऐसे भी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, वो फर्दर हमारे टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा। वैसे 9th क्लास में भी इस पे ब्रीफ किया जा चुका है, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होगा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं ली जाती, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन दी जाती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपके माइंड में आया होगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। ब्रीथिंग मेरे पास एक नया टॉपिक है इसी गैस एक्सचेंज के हवाले से, यानी कि ये भी गैस एक्सचेंज की एक टर्म है। ठीक है जी, ब्रीथिंग क्या है जी? बेसिकली ब्रीथिंग जो है ना, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें हमारे बाकायदा ऑर्गन्स यूज होते हैं। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? जिसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जिसके तहत हवा को अंदर ले जाया जाता है और बाहर निकाला जाता है, उस अमल को, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीथिंग। मैं अभी बोल रहा था, मैं कह रहा था कि हवा को अंदर ले जाया जाता है और हवा को बाहर ले जाया जाता है। अब जब हवा अंदर लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं, हम सांस ले रहे हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस के दौरान जो गैस हमारी बॉडी में जा रही है उसका नाम है ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। और जब हम सांस ले लेते हैं और जब अब बारी है सांस निकालने की, जो सांस हमने ली है अब उसको हमने रिलीज करना है, बाहर निकालना है, तो उसके तहत जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, हवा जो बाहर जाएगी सांस के थ्रू, उसमें कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो गोया मैं कह ये रहा हूं कि हमारी ब्रीदिंग के अमल के दौरान जब हम हवा अंदर ले जाते हैं तो गोया हम ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं, और जब हम हवा बाहर निकाल रहे होते हैं तो गोया हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं। ऑक्सीजन हमें चाहिए इसलिए हम अंदर ले जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल एक बेकार गैस है, उसका कोई काम नहीं है, उसका ऐसा कोई यूज नहीं है, वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। अगर वो रुक जाए तो हम उसको अपने जिस्म से बाहर निकालेंगे। किसके थ्रू? हवा के थ्रू, क्योंकि जो हवा ऑक्सीजन ले आई थी वही हवा कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगी। खैर मैं डिफाइन इसकी आपको करवा देता हूं। द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of carbon dioxide। क्या मतलब है जी इसका? इसका मतलब ये है कि ये टर्म जो ब्रीथिंग है इस्तेमाल होती है किसके लिए जी? एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर हवा को अंदर ले जाने के लिए, जिसके तहत ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और फिर अंदर जाने के बाद उसी हवा को बाहर निकालने के लिए, जिसके तहत कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। मैं आपको मजीद इसकी वजाहत देता हूं। मैं वजाहत देता हूं कैसे? देखें जी, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप बैठे हैं, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लो लेवल की, नॉर्मल लेवल की, हाई लेवल की, आपका सांस लेने का अमल चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है, और इनवॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता। आपका जिस्म ढेर सारे सेल से मिलकर बना है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स। ट्रिलियन ऑफ सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आपको पता है आपकी बॉडी ऑक्सीजन नहीं बना सकती। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए जो कि मौजूद है आपके इन्वायरमेंट में, आपकी फिजा में। ठीक है जी, तो वो ऑक्सीजन आप किस तरह अपनी बॉडी में ले जाते हो? हवा के जरिए, थ्रू एयर। आप हवा अंदर ले जाओगे, हवा के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार होगी, आगे मैं चलकर आपको बताऊंगा, ऑलमोस्ट 21% होती है आप जब सांस लेने का अमल दोहरा रहे होते हो। तो इस दौरान आप काफी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, वो फिर आपके खून के जरिए, आपके ब्लड के जरिए आपके हर सेल को पहुंचा दी जाती है जितनी की उसको जरूरत होती है। जब ये ऑक्सीजन आपके सेल इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ये एटीपी के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, रेस्पिरेशन होती है। आफ्टर रेस्पिरेशन आपको पता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी प्रोडक्ट्स के साथ साथ बाई प्रोडक्ट्स भी बनती हैं, वो चीजें जो हमें जरूरत नहीं है मगर थ्रू रिएक्शन बन जाती हैं। उन बाई प्रोडक्ट्स में से एक, इस रिएक्शन की जो बाई प्रोडक्ट है वो है
कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे जिस्म के किसी काम की नहीं है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से ब्लड के थ्रू वापस भेज जाती है आपके लंग्स को, और लंग्स से हवा उसको बाहर फेंक देती है फिजा में, जो कि पौधे कंज्यूम करके दोबारा से ग्लूकोज बना देते हैं। खैर, मैं अपने टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं, क्योंकि ये हमारे पहले चैप्टर का इंट्रो है, गैसों का तबादला। मैंने आपको क्या बताया, गैस एक्सचेंज क्या होती है, ये क्यों जरूरी है, गैस एक्सचेंज के हवाले से मैंने आपको ब्रीदिंग के बारे में बताया। यहां मैं एक और थोड़ी सी वजाहत करता चलूं, रेस्पिरेशन का अमल और ब्रीदिंग का अमल सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल अमल है, और जो आपका रेस्पिरेशन का अमल है मैकेनिकल के साथ साथ, ये एक क्या है जी, बायोकेमिकल अमल है, जिसमें बाकायदा तौर पर रिएक्शंस होते हैं। जबकि जो ब्रीदिंग है ये प्योर मैकेनिकल फिजिकल अमल है, सॉरी मैं मैकेनिकल फिजिकल अमल है, जिसमें आपका नाक, आपके नॉस्ट्रल्स, आपका लेरिंग्स, आपका जो है ना ट्रेकिया वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो इंशाल्लाह हमारे फर्दर लेक्चर्स में होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है मैं इधर ही कंप्लीट कर रहा हूं। मेरे आज के टॉपिक में हमने जानने की कोशिश की है कि ये जो चैप्टर का नाम है गैस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, इसका क्या मकसद है, इसके की पॉइंट्स हमने जानने की कोशिश की। इन की पॉइंट्स को फर्दर हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। मजीद मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने करना क्या है जी, आप लोगों ने इस टॉपिक को सुनना है। सुनने के बाद ई लर्न पंजाब की एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, वहां से आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद बेटा आपने चले जाना है 10th ग्रेड पर। 10th ग्रेड पे जाने के बाद आपने बायोलॉजी के आइकॉन पे क्लिक करके इस चैप्टर का पहला पेज रीड कर लेना है। मजीद मैं इसका पेज अपनी इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैं बता रहा हूं कि वो जो ऐप है उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। उसके बाद उस पेज को पढ़ने के बाद बेटा जी आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक उठाकर उस पेज में से, लेक्चर सुनने के बाद उस पेज में से आपने पढ़कर उस पेज में से 6 एमसीक्यूज तैयार करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उन 6 क्वेश्चंस को आपने नोटबुक पे लिखना है, उनके आंसर्स लिखने हैं। ये करने के बाद बेटा जी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। कितने? 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अपनी मर्जी के ढूंढने हैं, सबके सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। कहीं से ये तासुर नहीं मिलना चाहिए कि आपने दूसरे का कॉपी किया हुआ है। हर बच्चे का डिफरेंट क्वेश्चन होना चाहिए। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनाएं, उनके आंसर्स लिखें। वो भी आपने बेटा अपनी नोटबुक की कॉपी पे लिखना है। मजीद आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएंगी। अल्लाह।